एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो होंगे वो सिर्फ हेरिडिटी पे बेस होंगे, ठीक है। इवोल्यूशन वाला पार्ट आप लोगों का रिड्यूस हो चुका है, तो इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हेरिडिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो आएगी, वो आएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बेस। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 143 पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को समझो, ठीक है। क्या है? इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज एंड अ ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। देखो क्या है यहाँ पे, समझो गिवन क्या है अपने पास में, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज क्या है, उसमें दो ट्रेट्स दिए गए हैं, ट्रेट ए एंड ट्रेट बी। अब देखो जो ट्रेट ए है वो एग्जिस्ट करती है 10% ऑफ द पॉपुलेशन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10%। और नेक्स्ट जो है वो है 60%, ये देखो 60%, तो ये यहाँ पे लिख दिया 60%। क्वेश्चन समझ में आया कि क्या दिया हुआ है? अब ये पूछा गया है कि भाई इनके अंदर से कौन सा जो ट्रेट है वो पहले आया था, अराइजन अर्लियर, अराइज हुआ था पहले, ठीक है। समझ में आया? अब आंसर देखो क्या है इसका, ट्रेट बी इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, ट्रेट बी is likely to have arisen earlier as it occur in more number. I repeat, as it occur in more number. ज़्यादा नंबर वाला जो है वो पहले आया था। देखो कैसे, यहाँ पे ओनली 10% है जबकि यहाँ पे 60% है, ठीक है। इसका नंबर ज़्यादा है और इसका नंबर बहुत कम है। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है स्पीशीज़ में, अगर 60% है तो कहीं ना कहीं प्रोजेनीज ज़्यादा बनी हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू 10% पॉपुलेशन, ठीक है। जो ये वाला ट्रेट है कहीं ना कहीं प्रोजेनीज में ये ज़्यादा पास हुआ है, ट्रेट बी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दी हुई हो, सपोज करो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 30% जो कि ट्रेट ए का है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 80%, जो 60% है उसको मैंने एक अलग क्वेश्चन बनाया है, उसमें मैंने 30% लिख दिया है। अब आप लोग ये चीज़ मुझे बताओ कि विच ट्रेट इज़ लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, कौन सा ट्रेट पहले आया था, ठीक है, कौन सा ट्रेट अराइज हुआ था पहले। तो आप लोग क्या लिखोगे, 80% बिकॉज इट अकर मोर इन नंबर, जिसकी ज़्यादा परसेंटेज है वो ज़्यादा जल्दी आया था, वो अराइज हुआ था पहले, ठीक है। जिसकी कम है वो बाद में आया था। समझ में आया ना क्वेश्चन ये आपको? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी पेज नंबर 143 पे ही है। ये देखो, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। यहाँ पे बोला है कि कैसे वेरिएशन जो है वो स्पीशीज में सर्वाइवल का काम कर रहा है, मतलब जो स्पीशीज हैं उसके अंदर सर्वाइवल को प्रमोट कर रहा है। अब ये देखो क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया है, आंसर देखो इसका क्या है, वेरिएशंस इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी। वेरिएशंस जो हैं वो अडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। अडेप्टेबिलिटी क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी अपने आप को अडेप्ट करती है फॉर द न्यू एनवायरनमेंट। समझ में आया? अडेप्टेबिलिटी का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी अपने आप को अडेप्ट करती है फॉर द न्यू एनवायरनमेंट, और या फिर अगर एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होते हैं तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है उन चेंजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वेरिएशंस इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स चेंजिंग एनवायरनमेंट। समझ में आया? इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुई तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी ने अपनी अडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लिया, ठीक है। इन दिस वे क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। अब एक इसका पहले नॉर्मल सा एग्जांपल समझो क्या है, जैसे कि वेदर चेंज होता है, मतलब अगर ठंडी होती है तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर गर्मी होती है तो गर्मी भी बहुत तेज़ होती है,
ठीक है, देखा ना अभी पीछे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई थी। मतलब अगर गर्मी इतनी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सारे मर गए, हमने उसको अडेप्ट कर लिया है। ठीक है, हमारी बॉडी ने हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया है। ठीक है, समझ में आई ना ये चीज़ें। अगर कोई चेंज होता है इन्वायरमेंट के अंदर तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसको अडेप्ट करती है। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल देखो बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, जैसे बैक्टीरिया है वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है। ठीक है, बैक्टीरिया को अगर हाई टेम्परेचर मिला है तो वो उसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो मतलब डेड नहीं होती। ठीक है, बैक्टीरिया मरते नहीं है, बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो टॉलरेट कर लेती है हाई टेम्परेचर को, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को जो है अडेप्ट कर लिया। ठीक है, इसने अडेप्ट कर लिया फॉर द हाई टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन और इसका आंसर। अब देखो क्या है, पेज नंबर 147 पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव। क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से समझो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो कैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में शो किया मेंडल ने कि जो ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट्स क्या है, ट्रेट्स फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स और यू कैन से करेक्टर्स, वो डोमिनेंट हो सकते हैं या वो रेसेसिव हो सकते हैं। उनके एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ कैसे शो की गई है। डोमिनेंट का मतलब आपको पता है, बार बार मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले वो डोमिनेंट होंगे, जो नहीं कर पाए वो क्या है, वो रेसेसिव वाले होंगे। ठीक है, आंसर देखो इसका क्या है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पी प्लांट का एग्जाम्पल लिया था, और आपको पता है कि पी प्लांट का जो एग्जाम्पल है उसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स लेते हैं हम लोग। उसमें क्या है, जैसे एक टोल है तो दूसरा ड्वार्फ होगा, एक का सीड का कलर येलो है तो दूसरे का ग्रीन होगा, एक के फ्लावर का कलर अगर वॉयलेट है तो दूसरे का वाइट होगा। समझ में आया, ये है इसके कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स, जैसे कि टोल एंड ड्वार्फ। ठीक है, अब देखो F1 जनरेशन में जब क्रॉस करवा के देखी मेंडल ने किसके, टोल के बीच में और ड्वार्फ प्लांट्स के बीच में, तो क्या मिला उनको रिजल्ट, उनको मिला कि सारे टोल हैं। इन F1 जनरेशन क्रॉस बिटवीन टोल एंड ड्वार्फ प्लांट रिजल्ट इन मेकिंग ऑल द टोल प्लांट, सारे कैसे होंगे, टोल होंगे प्लांट्स। यहाँ से समझो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इनके गैमेट्स बनाओ और गैमेट्स बनाने के बाद में इनके बीच में क्रॉसिंग करवा के देखो और फिर ये बताओ कि सारे कैसे हैं, टोल हैं या डॉर्फ हैं। देखो क्या किया, इसकी इसके साथ करवाई, इसके साथ करवा दी। ठीक है, क्या क्रॉसिंग करवा दी। अब ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या मिला हमें, हमें इनके पेयर्स मिले हैं, यहाँ पे 4 पेयर्स मिले हैं हमें, और वो 4 पेयर्स क्या है मैं यहाँ लिख देती हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ये चारों कैसे हैं, ये चारों कैसे हैं, टॉल, ये है टॉल। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो टॉल वाला फैक्टर है वो डोमिनेंट है, वो फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो भाई ये तो हमें पता चल गया कि जो डोमिनेंट हैं वो कैसे अपने आप को शो करते हैं। F1 जनरेशन में पता चल गया है कि सारे कैसे हैं, यहाँ पे टोल हैं, ये देखो सारे यहाँ पे टोल हैं। अब F2 जनरेशन हमने देखी, F2 जनरेशन में क्या किया था स्टूडेंट्स, मैंने जो ये थे कैपिटल टी स्मॉल टी थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन्हीं के बीच में सेल्फिंग करवा दी। इनके बीच में जब सेल्फिंग करवा के देखी तो हमें F2 जनरेशन में देखने को मिला कि 3:1 ऑब्टेन हो रहा है। 3 इसमें टोल हैं और 1 इसमें डॉर्फ है। ठीक है, 3 इसमें टोल हैं और 1 इसमें डॉर्फ है। ये है F2 जनरेशन का रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या पता चला कि यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर भी अपने आप को शो कर रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं रेसेसिव वाले से भी रिजल्ट निकल रहा है। टोल जो था वो डोमिनेंट था, डॉर्फ वाला था वो रेसेसिव था। ठीक है, जो सेकंड जनरेशन थी उसमें 3 टोल थे और 1 डॉर्फ था। तो डोमिनेंट और रेसेसिव का जो रिलेशनशिप है वो हमें मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखने को मिल रहा है। समझ में आई ना ये चीज़ आपको। अब और अच्छे से समझो इसको कैसे है। देखो पेरेंट्स थे, वो आपको समझाने के लिए था, ये आपको लिखना कैसे है वो चीज़ बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, टोल प्लांट था, कैपिटल टी, डॉर्फ था, स्मॉल टी, इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई तो क्या देखा, ऑल टोल प्लांट्स वर फॉर्म्ड,
सारे प्लांट्स कैसे थे, टोल थे F1 जनरेशन में। अब इन्हीं के बीच में सेल्फिंग करवा दी, सेल्फिंग करवा दी तो क्या देखा कि 3 टोल हैं और एक इसमें ड्वार्फ है। यहाँ पे ये देखो, एक मिनट रुको, ये देखो क्या था, ये तीनों कैसे हैं, ये टोल है और ये एक कैसा है, ड्वार्फ है, ये है टोल। ठीक है, जो टोल वाले हैं वो डोमिनेंट हैं, डोमिनेंट हैं, और ये जो ड्वार्फ वाले हैं ये कैसे हैं, रेसेसिव है, रेसेसिव। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पता चल गया ना कि डोमिनेंट और रेसेसिव कैसे शो करने हैं, कैसे इनके रिजल्ट्स मिले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पेज नंबर 147 पे सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। अब तक तो ये पता चल रहा था कि जो ट्रेट्स हैं वो कौन से ज़्यादा हैं कौन से कम हैं, कैसे ट्रेट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, रेसेसिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो ट्रेट्स होते हैं वो कैसे इनहेरिट होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेट्स पास होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली पास होते हैं। ये पूछा गया है कि कैसे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आंसर देखो क्या है इसका, ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ करवाया था मैंने बोला था कि मेंडल्स के 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसमें से थर्ड लॉ है, जो कि क्या कहता है कि ट्रेट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। ट्रेट्स गेट सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट्स बनते हैं तो ये अपने आप को सेपरेट करते हैं, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट वे में चलता है। ठीक है, जैसे कि अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, समझो इस चीज़ से, यहाँ से समझो आप, मैं यहाँ पे समझाती हूँ आप लोगों को। क्या था, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या था, ये है येलो राउंड, और ये क्या है, ये है ग्रीन रिंकल्ड। देखो येलो राउंड क्या है, सीड की शेप है और सीड का कलर है। ठीक है, येलो और राउंड क्या है, येलो सीड का कलर है जबकि राउंड सीड की शेप है। ऐसे ही ग्रीन जो है सीड का कलर है और रिंकल्ड जो है सीड की शेप है। ऐसे हमने लिख दिया कैपिटल वाई, कैपिटल आर। ठीक है, इसको लिख दिया हमने स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ठीक है, समझ में आया ये वाला आपको। अब इनके बीच में क्रॉस करवाया आपने, इनके बीच में जब क्रॉस करवाया तो क्या देखा कि सारे कैसे हैं, येलो राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे आप इससे पहले गैमीट्स भी बनाओगे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ से बनाओ स्मॉल वाई और यहाँ पे है स्मॉल आर। जब इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई तो यहाँ पे हमें सारे येलो राउंड मिले। अब उससे पहले का यहाँ पे स्टेप समझो आप, जब गैमीट्स बने हैं तो ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं। देखो ये अलग गैमीट बना रहे हैं और ये अलग गैमीट बना रहे हैं अलग टाइप के। ठीक है, ऐसे ये अलग टाइप के गैमीट बना रहे हैं और ये अलग टाइप के बना रहे हैं। ऐसे ही जो ये ट्रेट्स हैं आपस में, ग्रीन रिंकल्ड और येलो वाले, ये भी आपस में सेपरेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, आपस में इनका सेपरेशन हो रहा है इंडिपेंडेंटली। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। जैसे कि जब क्रॉस करवा के देखा येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड के बीच में, तो क्या हुआ, जो F1 जनरेशन थी उसमें सारे कैसे थे, येलो राउंड, जो कि डोमिनेंट थे। ठीक है, और F2 जनरेशन में जब देखा तो क्या मिला हमें रेशो, 9:3:3:1। इसने क्या शो किया कि जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। समझ में आया ये क्वेश्चन। बेसिकली इसमें यही चीज़ दी हुई है कि जो मियोसिस होता है, गैमेट फॉर्मेशन होती है, उस टाइम पे ये अपने आप को इंडिपेंडेंटली सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट सेपरेशन चलता है इनका। और आगे जो प्रोजेनिस बनती हैं वो भी इंडिपेंडेंट सेपरेशन की वजह से ही बनती है। F1 जनरेशन में कुछ और रिजल्ट था, जबकि F2 जनरेशन में जो रिजल्ट है वो है 9:3:3:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये एग्जाम्पल है, ये भी मैंने करवाया था, पहले के वीडियोस को आप लोग जाके देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है पेज नंबर 147 पे। ये देखो क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ मैन विद अ ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन विद द ब्लड ग्रुप ओ। ओ को आप 0 भी बोल सकते हो। एंड द डॉटर हैज अ ब्लड ग्रुप ओ। इन दिस इंफॉर्मेशन
इज दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, उसकी शादी होती है एक वुमेन से जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, ठीक है। उनके एक बेटी होती है जिसका ब्लड ग्रुप भी ओ होता है। समझ में आया? उस लड़की का, उसकी डॉटर का भी ब्लड ग्रुप ओ है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन इनफ है कि ये बता सकें कि जो ब्लड ग्रुप ए है या ब्लड ग्रुप ओ है, इनमें से कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है, ठीक है। इसमें से कौन सा डोमिनेंट है, ए और ओ, ये इंफॉर्मेशन इस चीज़ के लिए इनफ है या नहीं है, वाई और वाई नॉट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को? तो देखो क्या है, गिवन पता चल गया आप लोगों को, मैन का ब्लड ग्रुप ए है और वुमेन का ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या है, ओ, नॉट बी, ओ है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, द गिवन इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ टू टेल विच ऑफ द ट्रेट ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट। भाई ये इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है ये चीज़ बताने के लिए कि जो डोमिनेंट है वो ए होगा या फिर ओ होगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज़ का आप लोगों को? अब देखो क्या है, ब्लड ग्रुप ए टाइप का जो होता है स्टूडेंट्स, अगर हम जनरल बात करें तो जो ब्लड ग्रुप ए होगा वो हमेशा डोमिनेंट होता है, ठीक है। जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसके अंदर जो ए वाला होता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट किसके अंदर, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ टाइप इज ऑलवेज रेसेसिव, जो ओ वाला होगा वो कैसा होगा, वो रेसेसिव होगा, रेसेसिव होगा, ठीक है। देखो क्या था, यहाँ से समझो आप लोग, देखो आई ए, आई बी और आई ओ, ये 3 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में। ये बी है, ये ओ है। क्या था, ये है आई का मतलब है इम्यूनोजन, जिसके ऊपर ये एंटीजेंस लगे हैं। अगर एंटीजन ए टाइप के हैं तो वो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी टाइप के हैं तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और अगर ओ टाइप के हैं, ओ का मतलब होता है कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होना, ठीक है। ओ का मतलब होता है नो एंटीजन प्रेजेंट, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो है ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा आगे, ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जबकि जो ओ वाला है इसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन। और आपको ये चीज़ का पता है कि अगर एंटीजन प्रेजेंट होता है तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और तभी वो आगे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है, जबकि ओ वाले केस में कोई एंटीजन नहीं है। तो ये क्या है, ये रेसेसिव वाला है, ये है रेसेसिव वाला। अब यहाँ पे बात ए की और ओ की हो रही है, तो क्या है, ए डोमिनेंट होगा और ओ वाला यहाँ पे रेसेसिव होगा। समझ में आई आप लोगों को ये बात? अब पॉसिबिलिटीज देखो क्या क्या बन सकती है। ए और ए ये क्या है, फादर के लिए है। फादर के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि या तो ए और ए का पेयर बनेगा या फिर ए और ओ का बनेगा, ठीक है। देखो क्या थे यहाँ पे ए और ओ, तो या तो इसके ए बन सकते हैं या इसका ए ओ बन सकता है, ठीक है। ये क्या है, अगर ए होता है तो क्या है, होमोजाइगस, होमो का मतलब होता है सेम, ये जो है डबल ए का पेयर है ये है होमोजाइगस। अगर ए ओ होता है तो मतलब है हेट्रोजाइगस, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। मदर के केस में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, या तो ओ का ए के साथ में कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या हो जाएगा ओ ए, या फिर ओ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा ओ, ठीक है। ये यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं कि ब्लड ग्रुप ये हो सकते हैं। तो समझ में आया कि डोमिनेंट जो है वो हमेशा ए होता है और ओ वाला जो है वो हमेशा रेसेसिव होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 147 पे क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो चाइल्ड होता है उसके सेक्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वेदर ही इज अ वेदर अ मेल और वेदर अ फीमेल, ठीक है। क्या है, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होता है, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। ये चीज़ आप लोगों को पता है, ये चीज़ मैंने जब मैं करवा रही थी, इस पे वीडियोस बना रही थी, जब मैं टॉपिक्स कवर करा रही थी तब भी मैंने बताया था कि 23 पेयर्स होंगे क्रोमोसोम्स के, जिसमें से 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। देखो क्या है, 23 पेयर्स होंगे जिसमें से 22 पेयर्स किसके होंगे, ऑटोसोम्स के होंगे, ऑटोसोम्स, ठीक है। इसके अंदर से 1 पेयर जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा सेक्स क्रोमोसोम,
देखो क्या था, सेक्स क्रोमोसोम आगे डिटरमाइन करेगा कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे समझो, फीमेल्स के केस में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, क्योंकि इसी से तो पता लगेगा कि आगे चल के क्या होने वाला है, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। देखो फीमेल्स के केस में क्या होता है, अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। फीमेल्स के केस में स्टूडेंट्स ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा डबल एक्स का, ठीक है। इन केस ऑफ मेल, जबकि मेल के केस में पेयर मिलेगा एक्स का एंड वाई का, ये वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यही चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि मेल में एक्स वाई होता है जबकि फीमेल में एक्स एक्स होता है। यहाँ पे देखो आके एक्स एक्स एंड एक्स वाई, दिस शोज द फीमेल एंड दिस शोज द मेल। गैमीट्स बनाओ, चलो फटाफट से गैमीट्स बनाओ एक्स, क्योंकि ये कैसा है, होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट बना सकता है एक्स एंड वाई। अब देखो क्या है, अगर फ्यूजन होगा किसका, एक्स का इस एक्स के साथ में, ठीक है। जब मेल और फीमेल, मतलब जब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, ये गैमीट्स है यहाँ पे, ये भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये देखो अगर इसका इसके साथ में कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये फीमेल हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी, फीमेल डबल एक्स, ठीक है। अगर एक्स का वाई के साथ में पेयर होता है, फ्यूजन होता है, तो क्या मिलेगा, एक्स एंड वाई, इट शोज मेल, राइट। समझ में आया, फीमेल था, फीमेल डबल एक्स होगा, मेल एक्स वाई होगा, इनके बीच में फ्यूजन होगा, क्या है, गैमेट्स बनने के बाद में फ्यूज करेंगे मेल एंड फीमेल गैमेट, उसके बाद में जाइगोट बनेगा और उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। यहाँ से देखो क्या है, मेल, मेल एंड फीमेल। रिकैप करो फटाफट से, अभी मैंने बताया एक्स वाई एक्स एक्स, गैमेट्स बनाओ, मेल एंड फीमेल के गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे एक्स वाई बनेगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स बनेगा। फ्यूज़न करवा दिया तो अगर एक्स एक्स होता है तो वो फीमेल ऑफस्प्रिंग होती है और अगर एक्स वाई होता है तो मेल होता है, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन अच्छे से कि कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है, देखो अब ये है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके 159 पेज पे क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट consisting of a breeding tall pea plant bearing violet flower with short pea plant bearing white flower। क्या है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में टोल प्लांट है और उसके साथ में वॉयलेट कलर का फ्लावर है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे टोल प्लांट है और उसके साथ में वॉयलेट फ्लावर है उसका, वॉयलेट, ठीक है। और दूसरा क्या है, डॉर्फ प्लांट या फिर उसको शॉर्ट भी बोल देंगे, शॉर्ट प्लांट, और वाइट कलर के फ्लावर, वाइट, इनके बीच में क्रॉस हुई है, ठीक है। क्या है, द प्रोजेनी ऑल bear violet colors, all bear violet colors but almost half of them were short। violet कलर है, कलर तो उसका violet है पर कैसे है, short है, ये है हाफ, 50%, ठीक है। क्या है, this suggests that the genetic makeup of the tall plant can be predicted as। जेनेटिक मेकअप जो है प्लांट्स का वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। क्या था, अपनी शर्त क्या थी कि टॉल प्लांट है, टॉल नहीं, वॉयलेट प्लांट है, वॉयलेट फ्लावर का प्लांट है जबकि वो शॉर्ट है, ठीक है। तो क्या था, देखो यहाँ पे देखो क्या है, देखो ये कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू। समझ में आया कैसे, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई है, कैसे आई है ये, देखो यहाँ से समझो, कहाँ गायब हो गई, देखो यहाँ से समझो, कैपिटल डब्ल्यू ये था वॉयलेट कलर के लिए, ठीक है। और जबकि ये था जो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनके कॉम्बिनेशन से मिला है, टॉल और शॉर्ट के कॉम्बिनेशन से देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जेनेटिक मेकअप ये होगा, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कि कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। पहले आप देख लो कि इसके बीच में क्रॉस करवानी है, उसके बाद में इसके रिजल्ट्स पता लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये भी 159 पेज पे ही है और क्वेश्चन नंबर 4 है ये।
मैं आपको इसलिए बार बार क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ, पेज बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इवोल्यूशन वाले क्वेश्चंस इसमें से हटा दिए हैं मैंने, ठीक है। A study found that the children with the light color eyes are likely to have parents with the light color eyes. जो बच्चे हैं उनकी भी लाइट कलर की आईज हैं और जो पेरेंट्स हैं उनकी भी लाइट कलर की आईज हैं। On this basis can we say anything about whether the light color trait is dominant or recessive? देखो क्या था, पेरेंट्स की भी लाइट कलर की आईज थी और जो बच्चे हैं उनकी भी लाइट कलर की आईज थी। क्या आप इस बेसिस पे बता सकते हो कि जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है या वो रेसेसिव है? वाई क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ये आंसर देखो, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट, ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट कैन नॉट बी डिसाइडेड दैट लाइट कलर इज डोमिनेंट और रेसेसिव। इस बेसिस पे आप नहीं बता सकते कि जो लाइट कलर है आईज का वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी सेड अंटिल वन डजंट नो द नेचर ऑफ दिस ट्रेट इन द पेरेंट्स। देखो, जब तक आपको ट्रेट का नेचर नहीं पता चल जाता, जब तक आप नहीं बता पाओगे कि डोमिनेंट है या रेसेसिव है। मेंडल्स के लॉ चल रहे थे, मेंडल्स लॉ मैंने कराए थे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ बताई गई थी, जो कैपिटल लेटर्स वाले हैं वो डोमिनेंट है, जबकि जो स्मॉल लेटर्स वाले हैं वो रेसेसिव हैं। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जो लाइट कलर है वो पास हो रहा है पेरेंट्स से बच्चों में, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। बट ये नहीं बताया गया कि जो ट्रेट है उसका नेचर क्या है। बिना नेचर के जाने आप नहीं बता सकते कि ट्रेट क्या है। अब जैसे कि आप इसको एक नॉर्मल लाइफ से करो थोड़ा सा लिंक, तो क्या बोलोगे आप? जब तक एक पर्सन के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बता सकते कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, जब तक कि आप उसका जो है नेचर ना जान लो, आपको पता ही नहीं है, आपने कभी बात ही नहीं की उस बंदे से कि वो गुस्सा ज़्यादा है उसके अंदर या फिर बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, उसका बिना नेचर जाने आप उसको कैसे जज करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इस केस में भी यही है कि नेचर आपको पता नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलाइन अ प्रोजेक्ट, ये भी 159 पे है, 7th नंबर का क्वेश्चन। आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। डॉग्स के अंदर जो उसकी कोट का कलर होता है वो कैसा है? डोमिनेंट है, ठीक है। वो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। क्या है? देखो क्या है प्रोजेक्ट में, हमने क्या किया, अ ब्लैक होमोजाइगस मेल इज मेटेड विद अ वाइट होमोजाइगस फीमेल। होमो का मीन्स होता है सेम, होमोजाइगस मीन्स सेम। जैसे कि ब्लैक को मैं डिनोट करती हूँ यहाँ पे कैपिटल बी, ठीक है। ये कैसा है? ये होमोजाइगस है और ये मेल है, राइट। अब दूसरा क्या है? कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिखो कि स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। ये क्या है? ये फीमेल है। देन द डोमिनेंट कोट कलर इज ब्लैक। कैसे समझ में आया? क्रॉस करवाने के बाद में अगर प्रोजेनीज का कलर सबका ब्लैक होता है, अगर ब्लैक डॉग्स ही बन रहे हैं, तो जो कोट का कलर होगा वो डोमिनेंट कलर कौन सा होगा? ब्लैक वाला। जैसे मैंने बताया था, इसको थोड़ा सा इस वे में देखो कि टोल और डॉर्फ, इनकी जब आपस में पेयरिंग बनाई थी, क्रॉस करवाई थी, तो सारे कैसे मिले थे? सारे मिले थे कैपिटल टी स्मॉल टी, इस फॉर्म में थे, और ये सारे थे टॉल, ठीक है। ऐसे ही क्या किया, कैपिटल बी और क्या है डब्ल्यू के बीच में क्रॉस करवा के देखी, अगर सारी प्रोजेनीज ब्लैक कलर की मिल रही हैं तो उसके अंदर डोमिनेंट कोट का कलर होगा ब्लैक कलर, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, इससे समझो क्या है। ये है मेल, होमोजाइगस मेल एंड होमोजाइगस फीमेल, ये है फीमेल। नंबरिंग करो इसकी। ये बात तो सबको समझ में आ ही गई होगी अब तक कि इनके बीच में क्रॉसेस कराई है गैमीट्स बना के, वो कैसे कराई है देखो। इनके बीच में 1 2 3 एंड 4, फर्स्ट नंबर की जो है पेयरिंग बना दो थर्ड के साथ में और फोर्थ के साथ में भी। सेकंड नंबर वाला जो है उसकी पेयरिंग बना दो थर्ड के साथ में एंड फोर्थ के साथ में, ठीक है। पेयरिंग बनाने का मतलब है मल्टीप्लिकेशन कर देना। अब यहाँ से समझो आप लोग कि क्या किया गया है। देखो, ए का थर्ड के साथ में पेयर बनाया कैपिटल बी डब्ल्यू, तो क्या बना? बी डब्ल्यू, ठीक है। वापस से बनाओ, ए की बनाओ, फोर्थ के साथ में बनाओ, फिर से यही सेम है, बी डब्ल्यू। ऐसे ही सेकंड वाला उठा के करो, सेकंड में क्या है? बी और इसमें है
डब्ल्यू डब्ल्यू, तो बी डब्ल्यू और बी डब्ल्यू, ठीक है। आगे भी क्या बनेंगे अपने पास, बी डब्ल्यू एंड बी डब्ल्यू, ये आपका तैयार है। अब सारी प्रोजेनिस ब्लैक हैं, ब्लैक है F1 जनरेशन की, तो ब्लैक कलर जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा, डोमिनेंट, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या करा, टोल और ड्वार्फ को लेके चलते थे, लेकिन यहाँ पे हमने बस अपना चेंज कर दिया अल्फाबेट्स को, ठीक है। जो गिवन था उसके हिसाब से हमने और अल्फाबेट रख दिए, जैसे कि बी बी डब्ल्यू डब्ल्यू, इनके बीच में क्रॉसिंग करवा के देखी, सारी यहाँ पे डोमिनेंट ब्लैक मिली है, तो सारी प्रोजेनिस जो है डोमिनेंट हैं, मतलब सारी प्रोजेनिस का कलर ब्लैक है और वो डोमिनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी 159 पेज पे है। हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है मेल और फीमेल का प्रोजेनी के अंदर। ये पूरा आंसर देखने से पहले आप लोग एक चीज समझो, क्या था, देखो यहाँ पे समझो मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, ठीक है, इससे बनी है प्रोजेनी, प्रोजेनी ये है पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से मिली है प्रोजेनी। तो प्रोजेनी के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर 50% मेल जेनेटिक मटेरियल होगा, 50% जेनेटिक मटेरियल इसको मेल से मिलेगा और 50% इसको फीमेल पेरेंट से मिलेगा, ठीक है। मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों का 50-50% होगा, और बाद में प्रोजेनी के पास में 100% जेनेटिक मटेरियल होगा, कॉम्बिनेशन होगा मेल का और फीमेल पेरेंट का, ठीक है। अब देखो क्या है, जेनेटिक मटेरियल इज इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन द पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये चीज़ करवाई थी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में मिलते हैं और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, और वो 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम्स का मतलब होता है अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक पेयर उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम होगा जो कि डिटरमाइन करेगा कि कौन सा सेक्स बनने वाला है बेबी का, ठीक है। क्या है, गैमीट्स इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इस बात को यहाँ पे अच्छे से समझो आप लोग, क्या है देखो, मियोसिस के टाइम पे जब गैमीट्स बनते हैं, सपोज करो यहाँ पे देखो, एक चीज समझो, गैमीट्स बना रही हूँ मैं मेल एंड फीमेल में, मेल एंड फीमेल, ठीक है। फीमेल के अंदर डबल एक्स होता है, इसके अंदर एक्स वाई होता है। इसमें गैमीट बनाएंगे तो ये एक्स एंड वाई, यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से एक एक्स मिलेगा हमें। गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स किससे बनते हैं, मियोसिस डिवीजन से। और आपको पता है कि जो मियोसिस डिवीजन होता है उसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। और रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या होगा, देखो अगर 2n है, 2n मतलब क्या है, डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर, ये 2n है, यहाँ से n हो गया। सपोज करो आपके पास में खाने की चीज़ें हैं, आपके पास में 2 पैकेट हैं, ठीक है, 2 पैकेट है, उसके बीच में डिवीज़न हुआ, डिवीज़न हुआ वो मियोसिस डिवीज़न होगा, रिडक्शन डिवीज़न होगा। 2 पैकेट से एक पैकेट बन जाएगा डिवीज़न होने के बाद, ठीक है, तो वो होगा मियोसिस डिवीज़न। समझ में आया, मियोसिस डिवीजन का जब भी नाम आता है तब आप समझ लेना कि जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2n था तो n हो गया यहाँ पे, उससे क्या हुआ, हाफ ऑफ द गैमीट मटेरियल गोज ऑन टू ईच गैमीट्स। जब गैमीट्स बन रहे होते हैं तो पेरेंट से, मेल और फीमेल से 50-50% प्रोजेनी के अंदर चला जाता है, ठीक है। उन गैमीट्स के अंदर 50-50% जेनेटिक मटेरियल आ जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, देखो थोड़ा सा मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर इसको याद कैसे रखना है। जब भी बात आती है कि प्रोजेनी के अंदर कैसे पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो आप पहले ये चीज़ बताओगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, और वो मतलब उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम जो कि पेयर्स में होते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा ये बताओगे कि 22 ऑटोसोम्स होते हैं, 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज़ें बताओगे कि जब पेरेंट्स से प्रोजेनी के टाइम पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन से क्या होगा, 50-50% जो है मटेरियल, हाफ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा हर गैमीट में, ठीक है, हर गैमीट में ट्रांसफर हो जाएगा। या अगर किसी को ये बात भी ध्यान नहीं रहती तो एक बात और समझो, क्या है,
जब भी प्रोजेनी बनती है, ये चीज़ याद रखो, जब भी प्रोजेनी बनती है वो कॉम्बिनेशन होता है 50% जेनेटिक मटेरियल मेल पेरेंट का और 50% जेनेटिक मटेरियल फीमेल पेरेंट का। ये चीज़ आप लिख दोगे, ठीक है। समझ में आया ना आपको कैसे लिखनी है ये। हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द मेल एंड हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द मेल पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं पेरेंट लिख देती हूँ। क्या था, पेरेंट्स थे मेल एंड फीमेल, ठीक है। क्या था इसमें, 50% मेल से था और 50% फीमेल से था, इनसे बन गई प्रोजेनी। तो जब प्रोजेनी बन रही थी उससे पहले वाली तो एक स्टेज और आती है जब गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा तभी तो प्रोजेनी बनेगी ना। तो इन गैमीट्स के अंदर 50-50% दोनों पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन आप लोगों को स्टूडेंट्स? अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर करो आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 159 पेज पे ही है। ओनली वेरिएशंस दैट कन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल organism will survive in a population. Do you agree with the statement? Why or why not? देखो क्या है, अगर वेरिएशंस होती हैं, ओनली वेरिएशंस ही क्या एडवांटेज एक इंडिविजुअल को देती है कि वो आगे बेटर सर्वाइव कर पाएगा। सपोज करो आप यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसके अंदर वेरिएशंस देखने को मिल रही हैं, वेरिएशंस देखने को मिल रही हैं उसकी प्रोजेनीज में, ठीक है, वेरिएशन देखने को मिली, तो क्या ये एक एडवांटेज होगा कि ये बेटर सर्वाइव कर पाएगा। समझ में आया? सपोज करो, और भी अच्छे से समझो इसको, यहाँ से समझो, पेरेंट्स थे, प्रोजेनीज बनी, फिर ये आगे फिर प्रोजेनीज बनाएंगी, ऐसे करके बहुत सारी प्रोजेनीज बन गई हैं। इन प्रोजेनीज के अंदर क्या है, वेरिएशंस है, मतलब ये बिल्कुल डिक्टो कॉपी अपने पेरेंट्स की नहीं है, इनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। अब जो ये चेंजेस आए हैं, वेरिएशंस आई हैं, क्या आप बोल सकते हो कि इन वेरिएशंस की वजह से इनको एक एडवांटेज मिल गया कि ये बेटर सर्वाइव कर पाएंगी, ठीक है। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन का मतलब? आंसर कैसे लिखना है, यस वी एग्री। देखो आंसर रीड करो इसका, वी एग्री विद द स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं, ठीक है, दैट ओनली वेरिएशंस दैट कन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, यस हम इस स्टेटमेंट के साथ में एग्री करते हैं, विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में बेटर सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन एक लोचा है यहाँ पे, वो लोचा क्या है, all the variations do not have an equal chances of surviving। ये लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वेरिएशंस की बात चल रही है, वेरिएशंस में आप बोल रहे हो अगर किसी के अंदर कोई चेंज आ गया किसी पॉपुलेशन के अंदर तो वो बेटर सर्वाइव कर पाएगी, तो आप बोलोगे यस वी एग्री, ठीक है। बट वो चेंज जो आया है, जो वेरिएशन है, वो किस टाइप की है, क्या वो उस इंडिविजुअल को फ़ायदा दे रही है या वो उस इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचा रही है, तो देखना पड़ेगा ना कि कौन से टाइप की वेरिएशंस आई हैं, अच्छे टाइप की या बुरे टाइप की। देखो अगर अच्छे टाइप की आ गई तो बेटर सर्वाइवल हो जाएगा, और अगर ख़राब टाइप की वेरिएशन आई है तो क्या होगा, जो उसका और मतलब टाइम निकल रहा था अच्छा खासा, वो उसको और प्रॉब्लमेटिक कर देगा सिचुएशन को, ठीक है। समझ में आया आपको ये चीज़ें? नोट हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल किस पे डिपेंड होगा, वेरिएशंस पे। देखना पड़ेगा किस टाइप की है, या तो वो बेनिफिट दे सकती है, बेनिफिट, या फिर वो क्या कर सकती है, हार्मफुल, इट कैन बी हार्मफुल, ठीक है, इट कैन बी बेनिफिशियल और इट कैन बी हार्मफुल इन द एनवायरमेंट विच दे फाइंड देमसेल्व्स, ठीक है। द चेंजेस ऑफ सर्वाइविंग डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ वेरिएशन, ऑन टाइप ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। समझ में आया ना ये क्वेश्चन कि भाई वेरिएशन से जो है पता चल जाएगा हमें, अगर अच्छे टाइप की होगी, अपने बेनिफिशियल होगी, अपने आप का बेटरमेंट कराने के लिए होगी, तो बहुत बढ़िया बात है, अपने को एक एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन अगर वो हार्मफुल हुई तो क्या होगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा क्योंकि वो हार्मफुल होगी, ठीक है। समझ में आया? कल की वीडियो जो आएगी वो आएगी एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स।